हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग की डिमांड पे फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्लास 10th का जितने भी महत्वपूर्ण है वो सारे के सारे न्यूमेरिकल को आज हम डिस्कस करेंगे। और आज जो आपका टॉपिक है वो है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो इस वीडियो के हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है, देखो पहले प्रश्न में क्या लिखा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर बनेगा। मतलब हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। प्रश्न में वस्तु की दूरी दिया गया है और फोकस दूरी दिया गया है। सवाल है अवतल दर्पण का। तो सबसे पहला काम, अवतल दर्पण के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखो, अवतल दर्पण से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो यहाँ पर आपका जो फोकस दूरी होता है ये माइनस होता है। इसमें जो v मतलब प्रतिबिंब का दूरी होता है ये भी माइनस में होता है। वस्तु का दूरी ये भी माइनस में होता है। मतलब ये सारी की सारी चीजें अवतल दर्पण के सवाल में ऋणात्मक होती हैं। अब प्रश्न में क्या क्या दिया था समझ लेते हैं। प्रश्न में आपका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है। एफ का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 10 सेंटीमीटर, जबकि u का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। u बराबर हो जाएगा माइनस में 20 सेंटीमीटर। हम लगाएंगे फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की जगह पर रखेंगे 10 तो माइनस 1/10 हो जाएगा। v की जगह पे हमें वैल्यू निकालना है। u का मान यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस 1/20 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस 1/20 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस 1/10 प्लस में 1/20 हो जाएगा बराबर 1/v हो जाएगा। यहाँ इसको हल करेंगे तो 20 को इधर गुणा करेंगे, माइनस में 20 एकम 20 हो जाएगा, प्लस 10 को 1 में गुणा करेंगे 10 एकम 10 हो जाएगा, 20 को 10 में गुणा करेंगे 200 हो जाएगा बराबर में 1/v हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1/v बराबर में 20 में से 10 घटा देंगे तो माइनस में 10 बटे में यहाँ पर 200 हो जाएगा। इसको अगर हम काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, v बराबर आपका आ जाएगा माइनस में 20 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पहले प्रश्न में बस इतना ही करना है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। हमारे पास क्या है, वक्रता त्रिज्या है और 10 सेंटीमीटर की दूरी है। सवाल अवतल दर्पण का है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वक्रता त्रिज्या मतलब r का वैल्यू आपका दिया गया है 15 सेंटीमीटर। फार्मूला होता है, फार्मूला होगा f बराबर में r बटे में यहाँ पर 2। तो यहाँ पर f बराबर हो जाएगा r की जगह पर 15 बटे में 2 सेंटीमीटर। सवाल अवतल दर्पण का है तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। जबकि वस्तु का दूरी u बराबर आपका कितना दिया गया है, तो ये आपका दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 10 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/में u हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 1/में f का मान कितना है 15/2, तो यहाँ पर 15/2 हो जाएगा बराबर में 1/में v हो जाएगा और u का वैल्यू आपका माइनस में 1/10 हो जाएगा। इसे पलट देंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, माइनस 2/15 माइनस 1/10 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 1/10 बराबर में 1/v हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम गुणा भाग करते हैं। यहाँ पर 10 को 2 में गुणा करेंगे तो माइनस में यहाँ पर 20 हो जाएगा। 15 को 1 में गुणा करेंगे 15 एकम 15 हो जाएगा। 15 को 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 150 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1/v। अब 20 में से 15 घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस में 5 बटे में हो जाएगा 150 बराबर 1/v। 5 से अगर हम 150 को काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। तो हो जाएगा 1/v बराबर 5 से 150 को काटेंगे तो माइनस में 1/30 हो जाएगा। मतलब v बराबर आपका आ जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है लिखा है क्या कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी आपका दिया गया है और वस्तु की दूरी दिया गया है। सवाल अवतल दर्पण का है इसलिए हमने दोनों वैल्यू को माइनस में रखा है। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/में u हो जाएगा। यहाँ पर 1/f की जगह पर माइनस 1/20 हो जाएगा। v की जगह पर आपका वैल्यू निकालना है, u की जगह पर माइनस 1/30 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे
-1/20, -1/30 को इस साइड भेजेंगे, प्लस में 1/30 बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा 30 को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में यहाँ पर 30 हो जाएगा, प्लस 20 को 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, और 20 को अगर 30 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1/v बराबर 30 में से 20 घटा देंगे तो -10 बटे में यहाँ पर 600 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, v बराबर आपका हो जाएगा -60 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो ये प्रश्न थोड़ा से घुमा रहा है। प्रश्न में दिया है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, सवाल अवतल दर्पण का है। आर का वैल्यू आपका कितना लिखा है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हमें चाहिए। यफ बराबर हो जाएगा r/2, आर की जगह पर 20 रखेंगे बटे में 2, इसे काट देंगे, आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यफ का वैल्यू आपका कितना आ गया, एफ का वैल्यू होता है माइनस में, तो माइनस में 10 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, मतलब u का वैल्यू दिया गया है माइनस में 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया v का वैल्यू, तो फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u हो जाएगा। तो यहाँ पर f की जगह पर -1/10 हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा। u की जगह पर माइनस में 1/15 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -1/10, माइनस को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 1/15 बराबर में हो जाएगा 1/v हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 1 में गुणा करेंगे, माइनस में 15 एकम 15, प्लस 10 को 1 में गुणा करेंगे, 10 एकम 10, 15 को 10 में गुणा करेंगे हो जाएगा 150 बराबर में 1/v हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1/v बराबर 15 में से 10 घटा देंगे तो माइनस में 5 बटे में आपका 150 हो जाएगा। 5 से 150 को काट देंगे तो 30 बार में कट जाएगा, मतलब v बराबर आपका आ जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। सवाल अवतल दर्पण का है। एफ का वैल्यू आपका कितना दिया है, माइनस में यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब u का वैल्यू आपका कितना लिखा है माइनस में 10 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा। देखो दो चीज पूछा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा। तो सबसे पहले v हमें निकालना है, पहले हम v निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे कि वास्तविक होगा कि नहीं। फार्मूला 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u हो जाएगा। f की जगह पर -1 में यहाँ पे 5 हो जाएगा, v की जगह पर हमें वैल्यू नहीं पता है, u का मान माइनस में 1/10 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, माइनस में यहाँ पर 1/5 हो जाएगा, प्लस में 1/10 हो जाएगा, बराबर में 1/v हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 10 में से 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 एकम माइनस में 10 हो जाएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 को 10 में गुणा करेंगे 50 बराबर 1/v हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/v बराबर 10 में से 5 घटा देंगे, -5 में हो जाएगा 50, 5 से 50 को काट देंगे तो हो जाएगा 1/v बराबर -1/10 हो जाएगा। v बराबर आपका आ गया माइनस में 10 सेंटीमीटर। अगर उत्तर आपका है माइनस में आता है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक में अगर मान आता है तो वास्तविक होगा। ये लाइन हमेशा याद रखना, अगर माइनस में आएगा तब वास्तविक होगा, अगर प्लस में आएगा तो आभासी होगा। तो ये प्रश्न भी हो गया आपका कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है और 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई। हमें प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v ज्ञात करना है। फार्मूला लगाएंगे, पहले f बराबर होता है r/2, तो यहाँ पर f हो जाएगा r का मान 40/2, इसे अगर हम काट देते हैं तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, मतलब f का जो मान आएगा
वो हो जाएगा माइनस में 20 सेंटीमीटर। सवाल अवतल दर्पण का है, इसलिए हमने एफ का वैल्यू माइनस में और यू का वैल्यू माइनस में रखा है। अब फार्मूला लगाएंगे, 1 में एफ बराबर में 1/v प्लस में 1/में यू। एफ का मान है -20, तो -1/20 हो जाएगा। v का वैल्यू नहीं पता, u का मान -1/30 हो जाएगा। -1/30 को अगर हम इस साइड भेजते हैं तो हो जाएगा प्लस में 1/30 बराबर में 1/v हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 30 को अगर 1 में गुणा करेंगे माइनस में 30 हो जाएगा, प्लस में 20 को 1 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, 30 को 20 में गुणा करेंगे 600 बराबर में 1/v हो जाएगा। 30 में से अगर हम 20 को घटा देते हैं तो माइनस में यहाँ पर 10/600 बराबर 1/v हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 60 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो प्रतिबिंब की स्थिति ही पूछा था, इसलिए आपको यहाँ तक ही करना है और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर सवाल स्टार्ट हो गया उत्तल दर्पण का। सवाल में लिखा है एक उत्तल दर्पण 25 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब u का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का अगर सवाल है तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, f का वैल्यू प्लस में होगा, v का वैल्यू प्लस में होगा, u का वैल्यू माइनस में होगा। ठीक है, अगर उत्तल दर्पण का सवाल होगा तो सिर्फ u का मान माइनस में होगा, बाकी सारी चीजें प्लस में होगी। फिर लिखा है रखी जाती है एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है तो दर्पण की फोकस दूरी, मतलब f का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। सवाल में जब भी आधी कहेगा, तिहाई कहेगा, दुगुना कहेगा, 3 गुना कहेगा, तब आपको फार्मूला लगाना, m बराबर होता है -v बटे में यहाँ पर u होता है। यम कितना बोला गया है कि आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, माइनस में v बटे में u हो जाएगा। हम क्या करेंगे, u को अगर 1 में गुणा करेंगे तो u बराबर हो जाएगा, 2 को b में गुणा करेंगे तो माइनस में यहाँ पे 2b हो जाएगा। और प्रश्न में u का वैल्यू देखो कितना दिया है, माइनस में 25, तो यहाँ पर u की जगह पे हम रखेंगे माइनस में 25 बराबर में हो जाएगा माइनस में 2b हो जाएगा। ये माइनस से तो ये माइनस कट जाएगा, 2 इधर गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में, v बराबर आपका हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं सवाल को हल। फार्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/में u। या 1/f, हमें f का वैल्यू निकालना है। v का मान कितना हो जाएगा, 1/25/2, जबकि u का मान -1/25 हो जाएगा। यहाँ पर इसको अगर हम पलट देते हैं तो 1/f बराबर 2 में हो जाएगा 25 माइनस 1 में हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/f बराबर 2 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 1/25, मतलब f का वैल्यू कितना आ जाएगा, f का वैल्यू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है, लिखा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है। ठीक है, f का वैल्यू दिया गया है, f बराबर आपका दिया गया है 46 सेंटीमीटर। सवाल किसका सवाल है, उत्तल दर्पण का। आपको वक्रता त्रिज्या निकालना है। फार्मूला हो जाएगा f बराबर में r/2, यहाँ पे f हो जाएगा, r की जगह पर हम 46 रखेंगे, बटे में 2 हो जाएगा। इसको अगर हम काट देते हैं तो यहाँ पे प्लस में 23 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पे प्लस लगाना क्यों जरूरी है, देखो एक सवाल होता है आपका अवतल दर्पण का, एक सवाल होता है आपका उत्तल दर्पण का। अगर उत्तल दर्पण का सवाल आएगा तो यहाँ पर f का वैल्यू प्लस में होगा, r का वैल्यू प्लस में होगा। लेकिन अवतल दर्पण का सवाल आएगा तो f का वैल्यू माइनस में होगा और r का भी वैल्यू माइनस में होगा। इस कारण यहाँ पर हमने प्लस का चिन्ह लगाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो आपका जो अगला प्रश्न है, लिखा है एक अवतल दर्पण 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर u का वैल्यू कितना दिया गया, u का वैल्यू दिया 30 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे माइनस में 30 सेंटीमीटर। और वस्तु का 3 गुना, मतलब m का वैल्यू कितना दिया गया है, m का वैल्यू आपका है 3 गुना, तो यहाँ पर लिखेंगे m बराबर में 3। अब प्रश्न में एक शब्द और लिखा है, यहाँ पर आभासी लिखा है। जब भी आभासी लिखा होगा तब आप m का वैल्यू किस में रखना, m का वैल्यू आप रखना प्लस में, बाकी तो कुछ दिया नहीं गया। अब सवाल को हल करते हैं। m बराबर आपका हो जाएगा माइनस में v बटे में u।
दो कंडीशन होती है, एक आपका आभासी होता है, एक आपका वास्तविक होता है। आभासी बोला गया तो यहाँ पर हम प्लस में रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस में v बटे में u को इस साइड भेजेंगे तो माइनस v बराबर आपका हो जाएगा 3u हो जाएगा। मतलब v बराबर माइनस को इस साइड लगा देंगे तो माइनस में यहाँ पर 3u हो जाएगा। सवाल को अब हम हल करते हैं। फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u हो जाएगा। यहाँ पर देखो v का मान अगर देखा जाए तो v बराबर हो जाएगा माइनस में 3, u का मान प्रश्न में दिया गया 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 30। v बराबर 30 को 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम वैल्यू को रखते हैं तो हो जाएगा 1/f बराबर v की जगह पर 1/90 हो जाएगा। u का मान प्रश्न में दिया गया माइनस में 1/30 हो जाएगा। इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/90 माइनस में 3 को 1 में गुणा करेंगे 3 और 3 को 30 में गुणा करेंगे तो 30 से 3 90 हो जाएगा। 1/f बराबर हो जाएगा 3 में से 1 घटा देंगे तो 2/90 हो जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा 2 से 90 को काट देंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा माइनस 1/45। मतलब f बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 45 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर माइनस क्यों आता है, आप उत्तर में 45 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो और यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अवतल दर्पण। ठीक है, तो अब एग्जामिनर आपका समझ जाएगा कि अवतल दर्पण का सवाल है, इसलिए यहाँ पर माइनस में वैल्यू आया है। एक दो प्रश्न इस टाइप का और कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक प्रश्न ये मिल गया हमें कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण आपका कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। अवतल दर्पण आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद लिखा है सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु आपका कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर लंबी है और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब u का वैल्यू आपका 15 सेंटीमीटर दिया है। प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति हमें ज्ञात करना है, तो सारी चीजें हमने यहाँ पर लिखा है। f का वैल्यू माइनस में 10 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर, u आपका माइनस में 15 सेंटीमीटर। फार्मूला 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u हो जाएगा। यहाँ पे f की जगह पे माइनस 1/10 रखेंगे, v आपको निकालना है, u माइनस 1/15 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर 1/10 हो जाएगा, माइनस को इस साइड भेजेंगे प्लस में 1/15 हो जाएगा बराबर में 1/v हो जाएगा। 15 को 1 में गुणा करेंगे, 15 एकम 15 प्लस में 10 एकम 10, 15 को 10 में गुणा करेंगे यहाँ पे 150 बराबर में 1/v हो जाएगा। 1/v बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15 में से 10 घटा देंगे माइनस 5 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 150। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 से अगर हम 150 को काट देंगे 30 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1/v बराबर माइनस 1 बटे में यहाँ पर 30 हो जाएगा। मतलब v का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है m बराबर फार्मूला होता है माइनस में v बटे में u बराबर i बटे में यहाँ पर o होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, v का वैल्यू देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। और u का वैल्यू आपका क्या है, u का वैल्यू प्रश्न में दिया गया था माइनस में 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे माइनस में 15 हो जाएगा बराबर i का वैल्यू नहीं पता है, जबकि o का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया गया, 2 दिया गया है। यहाँ 15 से अगर हम 30 को काट देंगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना माइनस में 4 यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर उत्तर माइनस में आता है तो आपको लिखना है कि आपका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब पहली बात तो उल्टा होगा और दूसरा आपका वास्तविक होगा। ठीक है, जब भी माइनस में उत्तर आएगा तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा, यहाँ तक आपको लिखना है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी यहाँ पर हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये सारा का सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने पहले चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल को बता दिया है। आई होप आपको हर एक टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम है पहले चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला जो आपका चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 2 होगा, जिसके सारे न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथ ऑन लव पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो आपका न्यूमेरिकल होगा वो होगा सेकंड चैप्टर का फिजिक्स का प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल इस लेसन के हैं जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो कैसे करना है और क्या क्या करना है वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे।
आपका जो पहला प्रश्न है, देखो पहले प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो क्या लिखा, वायु के सापेक्ष जल का, तो यहां पर हम लिख लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो वायु के लिए हम क्या लिखते हैं, ए, अपवर्तनांक के लिए एन, यहाँ पे जल है तो जल के लिए डब्लू, ए एन डब्लू बराबर आपका कितना दिया है, 1/3 लिखा है। ठीक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ए एन डब्लू बराबर 1/3। फिर इसी के बाद देखो क्या लिखा, वायु के सापेक्ष कांच का, मतलब जल भी है और कांच भी है। तो ये लाइन फिर से लिखेंगे, लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ये क्या हो जाएगा, ए एन जी हो जाएगा बराबर 1/2 हो जाएगा। आपसे पूछा गया जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो इसको कैसे लिखेंगे, जो के शब्द रहता है ना वो पहले होना चाहिए। देखो यहां पर हमने लिखा ना के, और जो का शब्द होता है ना वो बाद में होना चाहिए। तो इसको हम इस लाइन को कैसे लिखेंगे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। हम लिखेंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। हमने क्या कहा कि जो के शब्द रहता है वो पहले होना चाहिए और का शब्द बाद में होना चाहिए। ये अगर आप पकड़ लेंगे ना तो आप जरूर हल कर लेंगे। तो कांच के लिए हम क्या लिखेंगे, जी, अपवर्तनांक के लिए एन और जल के लिए डब्लू। तो फार्मूला हल करेंगे, लिखेंगे जी एन डब्लू। देखो जो ये डब्लू लिखा है ना, दोनों में देखो डब्लू किस में है, डब्लू इसमें है, तो ये डब्लू बाद में लिखा है तो डब्लू को हम ऊपर लिखेंगे, ए एन डब्लू, और बटे में हो जाएगा ए एन जी हो जाएगा। डब्लू को हम ऊपर लिखेंगे, जी को लिखेंगे नीचे, तो हो जाएगा जी एन डब्लू बराबर ए एन डब्लू का मान कितना है, 1/3। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। ए एन जी का मान कितना है, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा जी एन डब्लू बराबर 1/3। इसे पलट देंगे तो हो जाएगा 2/1। 2 को 1 में गुणा करेंगे तो 2 और नीचे 3 कम 3, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखो प्रश्न में कंफ्यूज मत होना, मैंने जो जो चीजें बताई एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद ये सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न यहाँ पे भी लिखा है। देखो क्या लिखा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/5 व 5/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में क्या क्या लिखा है, देखो लिखा है वायु के सापेक्ष जल, उसके बाद कांच है। देखो पहले क्या है, जल है, उसके बाद कांच है। तो आप लिखोगे यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो इसको क्या लिख सकते हो, ए एन, जल के लिए डब्लू, ए एन डब्लू का। और इसी के बाद आपका ये भी लिखा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, 2 वैल्यू आपका लिखा है, एक आपका क्या है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और दूसरा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर ए एन और कांच के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी हो जाएगा, ए एन जी हो जाएगा। मतलब एक वैल्यू ए एन डब्लू, एक ए एन जी। मान कितना कितना दिया है, एक का मान दिया 4/5, एक का मान 5/2। एक का मान आपका हो जाएगा 4/5 और एक का मान 5/2। हमसे पूछा क्या गया है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो क्या लिखा है, जल का कांच के सापेक्ष, हम इसे कैसे लिखेंगे, के शब्द पहले होना चाहिए, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। हम लिखेंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। ठीक है, ये हम लिखेंगे। तो कांच के लिए क्या लिखेंगे, जी, अपवर्तनांक के लिए एन, जल के लिए डब्लू। हमें जी एन डब्लू ज्ञात करना है। तो हो जाएगा आपका जी एन डब्लू बराबर, देखो यहाँ डब्लू लास्ट में लिखा है ना, जो लास्ट में लिखा होगा यहाँ पर डब्लू, याद देखो ये इसमें ए एन डब्लू, तो इस वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे ए एन डब्लू
और ANG नीचे लिखेंगे, हो जाएगा GNW बराबर ANW का मान कितना है 4/5, पूरे के बटे में 5/2, इसे पलट देंगे तो 4/5 तो 2/5 हो जाएगा। देखो 2 सबसे ऊपर, 5 के साथ 4 को 2 में गुणा करेंगे 8, 5 को 5 में गुणा करेंगे 25, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका जो उत्तर आएगा कितना आ जाएगा 8/25। तो यहाँ पर देखो 8/25 आ भी रहा है, तो ये प्रश्न भी आपका हो गया क्लियर। एक प्रश्न यहाँ पर जो लिखा है, हीरे का अपूर्णांक बहुत बार बहुविकल्पी में पूछा जाता है 2.42, ठीक है, ये आपका होता है हीरे का अपूर्णांक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो इसी टाइप से लिखा, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपूर्णांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है कि वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपूर्णांक, मतलब आपको लिखना है वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, ठीक है, वायु के सापेक्ष किसका अपूर्णांक, जल का अपूर्णांक। देखो प्रश्न में लिखा रहता है, आपको कुछ भी ढूंढ के नहीं लाना है। देखो लिखा है वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, देखो वायु उसके बाद के शब्द पहले और का शब्द बाद में, कितना लिखा है 4/3, तो यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। इसके बाद वायु के सापेक्ष जल की जगह पे क्या आ जाएगा कांच, तो यहाँ पर लिखेंगे कांच का अपूर्णांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। देखो वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक 4/3, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 3/2। आपसे पूछा गया जल का कांच के सापेक्ष अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या लिखा, जल का कांच के सापेक्ष, तो आपको इसको लिखना है, देखो के शब्द पहले लिखना है, तो आप लिखोगे कांच के सापेक्ष, आप लिखोगे कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, जल का अपूर्णांक, कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक। तो कांच के लिए आप क्या लिखोगे W लिखोगे, अपूर्णांक के लिए N लिखोगे, और कांच के लिए आप G लिखोगे, अपूर्णांक के लिए N और जल के लिए W, GNW। आपको वैल्यू निकालना किसका, GNW का। और देखो यहाँ पर क्या लिखो, वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो AN यहाँ पे W, और यहाँ वायु के सापेक्ष कांच का, तो इसको लिख सकते हो ANG। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं GNW बराबर, W देखो बाद में लिखा है ना, तो ये मान ऊपर रहेगा, W इसमें है, तो ANW रहेगा ऊपर और ANG रहेगा नीचे, हो जाएगा आपका GNW बराबर ANW का मान कितना है 4/3 है, 4/3, और ANG का मान कितना है 3/2, तो यहाँ 3/2 हो जाएगा। इसको अगर हम पलट देते हैं हो जाएगा 4/3, इसको पलट दोगे 2 जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और 8/9 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है वायु में प्रकाश की चाल, कितना लिखा है, तो ये आपका लिखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद देखो यहाँ कांच में भी प्रकाश की चाल लिखा है, कांच का मतलब कोई ना कोई माध्यम, तो यहाँ पर हम माध्यम में लिख सकते हैं, और लिखना चाहो तो आप कांच में भी लिख सकते हो, कांच में प्रकाश की चाल, ये आपका हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपको अपूर्णांक निकालना है, तो आप लिखोगे यहाँ पर अपूर्णांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे में आपका हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है फार्मूला।
यही फार्मूला आपको याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना, बस सीधा अपूर्णांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपूर्णांक के लिए यहाँ पर n लिखेंगे। वायु में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल है माध्यम में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा। n बराबर हो जाएगा 3/2। 3/2 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 1.5 ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा 1.5। ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है और इस लेसन का लास्ट प्रश्न है, देखो है तो इसी से रिलेटेड बार बार प्रश्न बताने से कोई मतलब नहीं, इसलिए हर टॉपिक के मैं 2 सवाल आपको बता दे रहा हूं। अगला आपका प्रश्न है, देखो जल में प्रकाश की चाल 2.25 × मीटर प्रति सेकेंड। यदि जल का अपूर्णांक कितना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल, मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल दिया गया। माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अपूर्णांक प्रश्न में दिया गया है। अपूर्णांक कितना दिया गया प्रश्न में तो ये दिया गया 4/3। 4/3 आपसे पूछा गया वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल आपसे पूछा गया है। वायु में प्रकाश की चाल फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला अभी हमने पढ़ा है कि अपूर्णांक बराबर क्या होता है। अपूर्णांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ये होता है फार्मूला। तो अपूर्णांक कितना दिया गया है 4/3। वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया गया है हमें नहीं पता है और यही हमें निकालना है। वायु में प्रकाश की चाल हमें निकालना है, प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल दिया गया है 2.25 × 10⁸ ये दिया गया है। इसको हम गुणा कर देते हैं, इसको इस साइड भी गुणा करेंगे, 4 को 5 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 दूना 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 4 दूना 8 और एक हासिल आपका 9, गुणे में 10⁸, यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे 0, बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा, बराबर में वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। इसके बाद क्या होगा 3 त्रिका यहाँ पर 9 हो जाएगा, आपका आ जाएगा वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इस लेसन में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने उन सारे प्रश्नों को बता दिया। फिर भी अगर किसी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आज मैं इसके सारे न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। तो आपका जो पहला प्रश्न है, तो पहले ही प्रश्न में देखो क्या लिखा है। लिखा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, मतलब अब यहाँ पर भी मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूँ। देखो एक अवतल लेंस और यहाँ पर एक आपका है उत्तल लेंस। ठीक है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी वैल्यू प्लस में होगी कौन सी माइनस में। तो अवतल लेंस में जो एफ का वैल्यू होगा वो आपका होगा माइनस में, जो बी का वैल्यू होगा वो आपका माइनस में, जो यू का वैल्यू होगा वो भी आपका होगा माइनस में। जबकि उत्तल लेंस में एफ का वैल्यू प्लस में, वी का वैल्यू आपका प्लस में, यू का वैल्यू आपका माइनस में। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी सेम वही कंडीशन है जो दर्पण में हमने पढ़ा था। तो प्रश्न में पहले प्रश्न में क्या लिखा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस का सवाल है। तो एफ का वैल्यू कितना दिया गया, एफ का वैल्यू माइनस में यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब यू का वैल्यू कितना दे दिया गया माइनस में 15 सेंटीमीटर, एफ का वैल्यू माइनस में 30, यू का वैल्यू माइनस 15। फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर हो जाएगा 1/v, और यहाँ प्लस की जगह माइनस में 1/u, क्योंकि लेंस का सवाल है इसलिए यहाँ पर बीच में माइनस लगेगा। तो हो जाएगा माइनस में 1/30 हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा।
यू माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस में 1 में यहाँ पे 15 हो जाएगा माइनस में 1/30 हो जाएगा, प्लस 1/15 को भेजेंगे तो माइनस में 1/15 हो जाएगा, बराबर में 1 v हो जाएगा। इसको हल करेंगे 15 को 1 में तो माइनस में 15 एकम 15, माइनस 30 को 1 में तो 30 एकम 30, 30 को 15 में गुणा करेंगे तो 15 को 30 में गुणा करेंगे तो 15 तिया 45, 450 हो जाएगा, बराबर में 1/v हो जाएगा। 30 में 15 अगर हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा माइनस में 45, और नीचे भी आपका लिखा है 450, बराबर में 1/v हो जाएगा। 45 से 45 कट जाएगा 10 बार में, तो 1/v बराबर हो जाएगा माइनस 1/10, मतलब v बराबर आपका आ जाएगा माइनस में 10 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पहले प्रश्न में बस आपको इतना ही करना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपके दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। मतलब सवाल अवतल लेंस का है, फोकस दूरी दिया है, और देखो ये लिखा है प्रतिबिंब की दूरी, आपको निकालना वस्तु कितनी दूरी पर, मतलब वस्तु की दूरी निकालना है। तो प्रश्न में क्या क्या दिया है, प्रश्न में यफ का वैल्यू दिया गया है, माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि सवाल है अवतल लेंस का, और v का वैल्यू भी माइनस में होगा। फार्मूला लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f की जगह पे माइनस 1/20 हो जाएगा, बराबर में 1 में माइनस 1/12 माइनस में 1 में यहाँ पर u हो जाएगा, माइनस 1 में यहाँ पर 20 हो जाएगा, माइनस को इस साइड भेजेंगे, प्लस में 1/12 हो जाएगा, बराबर में माइनस 1 में u हो जाएगा। हल करेंगे, 12 को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 12 एकम 12 हो जाएगा, 20 को 1 में गुणा करेंगे 20 एकम 20 हो जाएगा, 20 को 12 में गुणा करेंगे 12 दूना 24, 240 हो जाएगा, और माइनस में 1 में u हो जाएगा। 20 में से 12 को घटा देंगे तो हो जाएगा 8 में यहाँ पर हो जाएगा 240, माइनस यहाँ पर 1 में u हो जाएगा। 8 को अगर हम 240 से काटेंगे तो 8 त्रिका 24, मतलब माइनस 1/u बराबर आपका हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। तो u बराबर सीधा सीधा आप लिख सकते हो माइनस में यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, तो प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस का सवाल है, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। ये आपका प्रश्न है, फोकस दूरी दिया है, 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब की बात प्रश्न में कहा गया। तो फोकस दूरी आपका कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिखोगे f बराबर आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर प्लस में होगा, प्लस में इसलिए होगा क्योंकि सवाल किसका है, सवाल है उत्तल लेंस का, और यहाँ पर 2 गुना बोला गया, यम बराबर आप लिखोगे 2 गुना, लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिखा था वास्तविक, अगर वास्तविक लिखा रहेगा तो यम का वैल्यू आपका कैसे रहेगा, माइनस में रहेगा। फार्मूला लगाएंगे, m बराबर आपका हो जाएगा, m बराबर आपका हो जाएगा v/u, जबकि दर्पण का सवाल होता है तो यहाँ पर माइनस में v/u होता है। यम की जगह पर 2 रखेंगे, माइनस में 2 रखेंगे, यहाँ पर v/u हो जाएगा। अगर v को हम रोक लेते हैं, u को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में 2u हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u हो जाएगा। यहाँ पर f की जगह पर हो जाएगा 1/50 बराबर 1/v की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस में यहाँ पे 2u हो जाएगा। तो यहाँ माइनस हम ऊपर ही लगा देते हैं, यहाँ पे 2u हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर u हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर u है, 2 से हम गुणा करके हर को करेंगे बराबर, तो हो जाएगा 1/50 बराबर में माइनस 1/2u माइनस में 2 में यहाँ पे 2u हो जाएगा। हो जाएगा 1/50, 1/50 बराबर 2 में 1 जोड़ देंगे तो माइनस में 3, और हर में आपका हो जाएगा 2u हो जाएगा। 2 से 50 को काट देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। u को 1 में गुणा करेंगे तो u हो जाएगा यहाँ पर
25 को 3 में गुणा करेंगे, माइनस में हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका यू का वैल्यू ही पूछा गया था, यू का मान आ जाएगा माइनस में 75 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर लिखा भी है, प्रश्न में लिखा है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी, मतलब यू का वैल्यू कितना लिखा है, माइनस में यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी कहेगा प्रश्न में, तो प्रतिबिंब की दूरी आपका क्या होता है, v। यहाँ पर आप लिखोगे v, लेकिन प्रश्न में आपका बोला गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो प्रश्न तो आप समझ गए हैं, v का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर है। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर में 1/v माइनस में 1/u हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f बराबर v की जगह पर रखेंगे 1/20, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पहले से u का वैल्यू माइनस है, तो माइनस और माइनस से हो जाएगा प्लस में 1/30। यहाँ पर हो जाएगा 1/f बराबर 30 कम 30, 20 को 1 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, 30 को 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 600 हो जाएगा। मतलब आपका हो जाएगा 1/f बराबर 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50 बटे में यहाँ पर 600 हो जाएगा। इसको अगर हम काट देते हैं 0 से 0, 5 से 60 को काट देंगे, 12 बार में कटेगा, मतलब f का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, मतलब f का जो वैल्यू दिया है वो आपका लिखा गया है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी, u का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, u बराबर हम लिखेंगे माइनस में 30 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस का सवाल है इसलिए फोकस दूरी प्लस में रहेगा, जबकि वस्तु की दूरी तो माइनस में होगा ही होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है, 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/में यहाँ पर u हो जाएगा। 1/f की जगह पर 1/15 हो जाएगा बराबर 1/v, u की जगह माइनस और यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस में 1/में यहाँ पर 30 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1/में यहाँ पर 15 प्लस 1/30 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 1/30 बराबर 1/में v हो जाएगा। हर को यहाँ पे हल करेंगे, 30 को 1 में गुणा करेंगे, 30 एकम 30 माइनस 15 को 1 में गुणा करेंगे, 15 एकम 15, 30 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 तियाँ 45, 450 बराबर 1/v हो जाएगा। इसके बाद 30 में से 15 घटा देंगे तो हो जाएगा 15 बटे में हो जाएगा 450 बराबर 1/में यहाँ पर v हो जाएगा। 15 से अगर 450 को काट देंगे तो हो जाएगा 1/v बराबर 15 तियाँ 45, 1/में यहाँ पर 30 हो जाएगा। मतलब v का जो आपका वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस में 30 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब वस्तु की दूरी दिया गया है 2 गुना बड़ा, और यहाँ पर वास्तविक भी लिखा है। तो कैसे हल करेंगे, u का वैल्यू कितना दिया गया, u का वैल्यू आपका दिया गया है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। m का वैल्यू 2 गुना बोला गया, यहाँ पर 2, लेकिन माइनस में लगाएंगे। क्यों माइनस में लगाएंगे, क्योंकि प्रश्न में वास्तविक बोला गया है। तो फार्मूला हो जाएगा m बराबर में v बटे में यहाँ पर u होता है। m की जगह पर हो जाएगा माइनस में 2, v की जगह पर यहाँ पे v लिखेंगे। u का मान प्रश्न में कितना दिया है, u का मान माइनस होगा, ठीक है, कोई भी दर पर रहेगा u का मान तो माइनस में होगा ही होगा। तो यहाँ माइनस में 15 हो जाएगा, v बराबर माइनस और माइनस से गुणा प्लस 15 को 2 से गुणा करेंगे 30 सेंटीमीटर हो जाएगा।
इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस में 1/, यहाँ पर u हो जाएगा 1/f का वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, में f बराबर v की जगह पर 1/30, u की जगह पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पहले से माइनस है तो 1/, में यहाँ पर हो जाएगा 15 हो जाएगा। 1/f बराबर में गुणा करेंगे 15 एकम 15, प्लस में 30 को 1 में गुणा करेंगे 30 एकम 30, 15 को 30 में गुणा करेंगे तो 15 तिया यहाँ पर हो जाएगा 45 हो जाएगा। 1/, में यहाँ पे f बराबर 30 में 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 45/, में हो जाएगा 450। 45 से 45 काट देंगे हो जाएगा 1/f बराबर में 1/, में 10, मतलब f बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा गया है कि किसी लेंस की वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में 1:4 का अनुपात है, तो इस दशा में u तथा b में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो फार्मूला होता है m बराबर, फार्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से दर्शाते हैं और वस्तु की लंबाई को हम O से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न में क्या लिखा, देखो पहले लिखा वस्तु की लंबाई, उसके बाद प्रतिबिंब, मतलब वस्तु की लंबाई कितना 1, तो यहाँ पर हो जाएगा वस्तु की लंबाई को O और प्रतिबिंब की लंबाई को हम I लिख देते हैं। ठीक है, तो वस्तु की लंबाई पहले है तो 1 हो जाएगा और I का वैल्यू हो जाएगा 4। एक फार्मूला होता है कि m बराबर में I बटे में O बराबर में V बटे में U होता है। I का वैल्यू कितना है, देखो I की जगह पे क्या लिखा है 4, तो I का मान कितना हो जाएगा 4। O की जगह पे कितना लिखा है बराबर में 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे V बटे में यहाँ पे U हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा, पहले देखो U लिखा है, U रेशियो B पूछा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे U रेशियो B बराबर U का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर रेशियो लगाए गए V का मान 4 हो जाएगा, और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका जो आंसर आएगा वो 1:4 हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है कि उत्तल लेंस से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 0.60 मीटर दूरी पर बन रहा है। वस्तु की लंबाई दिया गया है, तो प्रतिबिंब की लंबाई पूछा गया है। दूरी लिखा है यहाँ पर, u का वैल्यू आपका प्रश्न में दिया गया है 0.15 यहाँ पे मीटर दिया गया। प्रतिबिंब दूसरी ओर इतनी दूरी पर बनता है। एक उत्तल लेंस से 0.15 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 0.60 मीटर की दूरी पर बनता है, तो कितना लिखेंगे 0.60, तो u का वैल्यू ये हो गया, v का वैल्यू आपका दिया गया है 0.60 और यहाँ पर मीटर। आपको पता है u का वैल्यू किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई O बराबर 0.15 यहाँ पर मीटर लिखा गया है। आपसे पूछा गया प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब I का वैल्यू आपसे पूछा गया। ठीक है, I का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे m बराबर, फार्मूला होता है, फार्मूला होता है आपका I बटे में O बराबर में V बटे में U। I का वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर I लिखेंगे, बटे में O का वैल्यू कितना 0.1 यहाँ पर 5, बराबर में V का वैल्यू 0.60 और इसका वैल्यू 0.1 और यहाँ पे 5। ठीक है, दो वैल्यू 0.15 दिया गया प्रश्न में, हाँ सेम यही दिया गया। होगा क्या, देखो यहाँ पर ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम से कट जाएगा। I बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 0.60 यहाँ पर मीटर। माइनस में उत्तर आ रहा है तो आप लिखोगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, पहला कंडीशन माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और दूसरी चीज आपका वास्तविक बनेगा,
उल्टा और वास्तविक होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि माइनस में अगर उत्तर आ रहा है तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। सवाल उत्तल लेंस का है, फोकस दूरी आपका दिया गया है, मतलब यफ का वैल्यू प्रश्न में दिया गया है। कितना दिया गया? 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपका क्या दिया गया है? इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। मतलब ओ का वैल्यू, ओ बराबर आपका लिखा है 2 सेंटीमीटर लंबी, जबकि वस्तु की दूरी आपका देखा जाए तो यू का वैल्यू कितना दिया गया प्रश्न में? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया गया। तो यू बराबर हो जाएगा माइनस में 10 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर में 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u हो जाएगा। यहाँ पर यफ की जगह पर हम रखेंगे 1/20 बराबर में 1/v, यू की जगह पर माइनस 1/10, यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/20, प्लस को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 1/10 बराबर में 1/v हो जाएगा। इसको इस साइड भेजेंगे 10 एकम 10 हो जाएगा, माइनस में 20 को इधर भेजेंगे 20 एकम 20 हो जाएगा। 10 को 20 में गुणा करेंगे, यहाँ पर 200 हो जाएगा बराबर में 1/v हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/v बराबर में 20 में से 10 घटा देंगे तो माइनस 10 बटे में यहाँ पे 200 हो जाएगा, 0 से 0 कर जाएगा। v का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। और ये आपका सॉरी अभी तो प्रश्न हल ही नहीं है, ये तो हो गया v का वैल्यू। हमें निकालना है m बराबर, फार्मूला होता है i बटे में o बराबर में v बटे में u। तो i का वैल्यू तो प्रश्न में नहीं दिया गया तो i लिखेंगे, o का वैल्यू प्रश्न में दिया गया 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 लिखेंगे। v का वैल्यू माइनस में यहाँ पर 20 है और u का वैल्यू है माइनस में 10 है। 10 एकम 10, 10 से 20 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 2 को इस साइड भेजेंगे तो i बराबर 2 दूना 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। i का वैल्यू प्लस में आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे आभासी और सीधा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और साथ साथ में सीधा बनेगा। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब जो आपका अगला टाइप का प्रश्न होगा वो होगा लेंस की क्षमता से रिलेटेड। जैसे लिखा है किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी और ये लेंस किस प्रकार का है? लेंस की क्षमता, देखो लेंस की क्षमता से रिलेटेड फार्मूला होता है P बराबर में 1/में यहाँ पर F होता है। जो 1 लिखा है ना, ये मीटर में होता है, इसको अगर सेंटीमीटर में हल करना चाहो तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बटे में यहाँ पे हम F लिख सकते हैं। P का वैल्यू प्रश्न में लिखा है कि माइनस में 5 और यहाँ पे लिखा है डायोप्टर। माइनस में अगर दिया होगा तब समझ जाना अवतल लेंस होगा। यहीं से क्लियर हो गया कि कौन सा लेंस है, तो ये है आपका अवतल लेंस लिखा है। तो फार्मूला हो जाएगा P बराबर में 1 की जगह पर 100 लिखेंगे, F की जगह पे F। P की जगह पे कितना वैल्यू है? माइनस में यहाँ पे 5 हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 100 हो जाएगा बटे में F हो जाएगा। 5 से 100 को काट देंगे, 20 बार में कट जाएगा। F को अगर हम इस साइड भेजते हैं माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 20 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी है, यहाँ पर देखो लिखा -2 डायोप्टर क्षमता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? P बराबर आपको लिखना है प्लस, एक प्लस का बता देते हैं, 2 डायोप्टर अगर दिया है तो फार्मूला आपको लगाना है P बराबर में 1/में यहाँ पे F, P की जगह पे 2, 1 की जगह पे 100 बटे में यहाँ पे F। 2 से 100 को काट देंगे, 50 बार में कट जाएगा। F बराबर हो जाएगा प्लस में 50 सेंटीमीटर। प्लस में आ रहा तो कौन सा लेंस होगा? ये आपका होगा उत्तल लेंस होगा। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कभी कभी F का वैल्यू आपका दे देगा 25 सेंटीमीटर, आपसे पूछेगा तो क्षमता पूछेगा आपसे, क्षमता ज्ञात कीजिए, तब आप फार्मूला लगाओगे P बराबर में 1/में यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा P। 1 की जगह पर आप 100 रखोगे,
एफ की जगह पे 25, 25 से 100 को काट दोगे प्लस में 4 डायोप्टर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस लेसन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने सारे प्रश्नों को बता दिया। फिर भी अगर किसी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप, तो आपका जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को समझने से पहले हम इस लेसन के फार्मूलों को समझ लेते हैं। तो आपका जो फार्मूला है, देखो फार्मूला आपका है म्यू बराबर में यहाँ पर साइन ए प्लस में यहाँ पर डेल एम बटे में यहाँ पर 2 और पूरे के बटे में हो जाएगा साइन ए बटे में 2। ठीक है, इसी फार्मूले के सवाल है इस लेसन में, और इन्हीं सारे सवालों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो आपका यहाँ पर जो म्यू है ये आपका है अपवर्तनांक, म्यू आपका है अपवर्तनांक। यहाँ पर जो ए लिखा है ये आपका है प्रिज्म कोण, और यहाँ पर एक जगह डेल एम लिखा है ये है आपका विचलन कोण, ये आपका हो जाएगा विचलन कोण। एक फार्मूला और है यहाँ पर म्यू बराबर में n-1 इंटू ए, ये फार्मूला लगाएंगे पतले प्रिज्म के लिए। ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर म्यू आपका अपवर्तनांक हो जाएगा, म्यू आपका अपवर्तनांक, n आपका यहाँ पर यहाँ पर डेल एम होता है, यहाँ पर डेल एम होता है। ठीक है, डेल एम बराबर में n-1 इंटू ए, डेल एम आपका विचलन कोण होता है, विचलन कोण होता है, n आपका अपवर्तनांक होता है और a आपका प्रिज्म कोण होता है, a आपका हो जाएगा प्रिज्म कोण। यहाँ तक आप हर चीज़ समझ गए होंगे। अब बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आपका जो पहला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है, लिखा यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास प्रिज्म कोण दिया है, अपवर्तनांक दिया है, हमें न्यूनतम विचलन कोण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अपवर्तनांक का मतलब म्यू बराबर आपका दिया गया √3, प्रिज्म कोण मतलब ए बराबर आपका दिया गया है 60 अंश, तो यहाँ पर ए की जगह पर रखेंगे 60 अंश। हमें निकालना है डेल एम, विचलन कोण हमें निकालना है। फार्मूला लगाएंगे म्यू बराबर में यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस में यहाँ पर डेल एम बटे में 2 हो जाएगा, पूरे के बटे में हो जाएगा साइन ए बटे में 2 हो जाएगा। म्यू की जगह पे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ पर साइन हो जाएगा, ए की जगह पर 60 अंश प्लस में डेल एम बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए की जगह पे 60 अंश बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका √3 बराबर में साइन 60 अंश प्लस में डेल एम बटे में 2 हो जाएगा। नीचे आपका हो जाएगा 2 से 60 को काट देंगे तो हो जाएगा साइन 30 अंश, साइन 30 अंश को इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे साइन 60 अंश प्लस में डेल एम बटे में 2, और साइन 30 अंश इधर गुणा होगा तो √3 गुणे में हो जाएगा साइन 30 अंश। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 अंश प्लस में डेल एम बटे में हो जाएगा 2, यहाँ पर √3 साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1 बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 अंश प्लस में डेल एम बटे में 2, यहाँ पर √3 बटे 2 हो जाएगा, √3 बटे 2 साइन 60 अंश का मान है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 अंश हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, आ जाएगा 60 अंश प्लस में डेल एम बटे में 2 बराबर में यहाँ पर 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्यों, साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60 अंश प्लस में डेल एम बराबर 2 को 60 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेल एम बराबर में 120 अंश, 60 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेल एम बराबर 120 में से 60 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60 अंश, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक आपको करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है, यहाँ पर है आपका अगला प्रश्न। देखो प्रश्न में लिखा है कि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना है। देखो प्रिज्म कोण का मान जो होगा, यहाँ पर हम पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। कह रहा है कि जो विचलन कोण होगा, मान लेते हैं अगर इसको हम यक्स मान लेते हैं, तो प्रिज्म कोण क्या कह रहा है, प्रिज्म कोण कह रहा है कि न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना होगा,
अगर इसको हमने यक्स माना है तो प्रिज्म कोण कितना होगा, 2x हो जाएगा। अब प्रश्न में और भी कुछ लिखा है, यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण समकोण से 60 अंश कम है। देखो प्रश्न ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा घुमा रहा है। कह रहा है जो न्यूनतम विचलन कोण है, मान लेते हैं न्यूनतम विचलन कोण जो है, कह रहा है समकोण से, समकोण कितना होता है 90 अंश, 90 अंश से कितना कम है, 60 कम है, तो कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। अगर विचलन कोण 30 अंश है तो प्रिज्म कोण कितना हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो हर चीज समझ गए हैं, चलो हल करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे डेल एम बराबर, कह रहे हैं कि समकोण में से 60 अंश कम है, समकोण में से अगर 60 को घटा दो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30 अंश। इसके बाद यहाँ पर प्रिज्म कोण आपका कितना हो जाएगा, प्रिज्म कोण आपका हो जाएगा इसका 2 गुना, मतलब 30 अंश गुणे में 2 आ जाएगा आपका 60 अंश आ जाएगा। अब हम लगाते हैं फार्मूला, तो फार्मूला आपका हो जाएगा डेल एम बराबर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा म्यू बराबर में यहाँ पर साइन ब्रैकेट में a प्लस में डेल एम बटे में 2 और पूरे के बटे में हो जाएगा साइन a बटे में 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे म्यू बराबर में साइन हो जाएगा a की जगह पे 60 अंश, डेल एम की जगह पर 30 अंश बटे में हो जाएगा 2, पूरे के बटे में यहाँ पर साइन हो जाएगा a की जगह पे 60 अंश बटे में हो जाएगा 2, म्यू बराबर हो जाएगा साइन 60 में 30 जोड़ेंगे 90 अंश बटे में हो जाएगा 2, और बटे में भी आपका हो जाएगा साइन 2 से 60 को काट देंगे हो जाएगा आपका 30 अंश हो जाएगा। म्यू बराबर में साइन 2 से 90 को काट देंगे तो हो जाएगा साइन 45 अंश, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन में 30 अंश। म्यू बराबर आपका हो जाएगा साइन 45 अंश का मान 1 बटे में √2 हो जाएगा, और साइन 30 अंश का मान 1 बटे में 2 हो जाएगा। इसको अगर हम पलट देते हैं तो 2 चला जाएगा ऊपर और √2 आ जाएगा नीचे। हम क्या करेंगे, √2 का ऊपर नीचे करेंगे परमीयकरण, हो जाएगा म्यू बराबर में 2√2 और बटे में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा √2। इसको अगर लिखना चाहो तो आप 1.414 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है, लिखा है यदि एक पतले, देखो पतले प्रिज्म का सवाल है, यदि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 10 अंश है, ठीक है, प्रिज्म कोण 10 अंश है और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.7 है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रिज्म कोण का वैल्यू दिया है, मतलब a बराबर आपका दिया गया है प्रश्न में 10 यहाँ पर अंश हो जाएगा। पदार्थ का अपवर्तनांक 1.7 दिया है, म्यू बराबर आपका दिया गया है 1.7। हमें विचलन कोण निकालना है, मतलब कि हमें डेल एम आपको निकालना है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है डेल एम बराबर में म्यू माइनस में 1 और यहाँ पर a हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा डेल एम बराबर में म्यू की जगह पर 1.7 माइनस में 1 और यहाँ पर 10 अंश हो जाएगा। म्यू बराबर आपका हो जाएगा 1.7 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0.7 गुणे में 10 अंश हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा डेल एम, 7 को 10 से गुणा करेंगे, 10 सत्ते में यहाँ पर 70 हो जाएगा। 1 अंक पे पॉइंट है तो 1 अंक पे पॉइंट लगा देंगे, मतलब आपका जो विचलन कोण आएगा वो 7 अंश हो जाएगा और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो 1-2 प्रश्न हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के देख लेते हैं। प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए किस फोकस दूरी एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। लेंस की प्रकृति भी आपको ज्ञात करनी। अब यही सवाल दूसरे तरीके से क्या लिखा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रश्न आप समझ गए हैं। अगर प्रश्न आप समझ गए हैं तब आप इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको लिखना है यहाँ पे कि निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए
दोष के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष अगर आपकी आंखों में है तो आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब एक बात तो क्लियर होगी कि जो सवाल है वो अवतल लेंस का है। यहाँ पर जो 10 मीटर की दूरी लिखा है ना, ये आपका प्रतिबिंब की दूरी है, v का वैल्यू है। v बराबर लिखा है माइनस में 10 मीटर। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पर अवतल लेंस का सवाल है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाए हैं। u का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रश्न में अनंत बोला गया है तो यहाँ पे अनंत लगाएंगे। f का वैल्यू आपसे ज्ञात करना है आपको, तो f आपको ज्ञात करना है। फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर में 1/v माइनस में 1/u लगाएंगे। लेंस का सवाल है इसलिए यहाँ पर हम माइनस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1/f हो जाएगा, माइनस 1/10 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस से प्लस में 1/में इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट से पूरा 0 हो जाएगा, मतलब 1/f बराबर आपका हो जाएगा माइनस 1/में में यहाँ पर 10 हो जाएगा। f बराबर आपका आ जाएगा माइनस में 10, और प्रश्न आपका मीटर में था तो यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगा। पर हमें क्षमता पूछा गया है तो फार्मूला लगाएंगे, p बराबर में होता है 1/में में यहाँ पर f हो जाएगा। p की जगह पर क्या, हमें यही निकालना ही है। एक यहाँ पर देखो सवाल मीटर में है, यहाँ पर एक जो होता है वो मीटर में ही होता है। f का वैल्यू माइनस में यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर ऊपर 1 अंक पे हम पॉइंट लगा सकते हैं, मतलब p बराबर हो जाएगा माइनस में 0.1 मीटर, क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सवाल है निकट दृष्टि दोष का, तो कौन सा लेंस लगेगा, हमने पहले ही बता दिया, अवतल लेंस लगेगा। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है, कि एक दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को ही देख सकता है। उस लेंस की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित एक पुस्तक को पढ़ सके। ये आपको ज्ञात करना है। देखो ऐसे प्रश्नों में सवाल दूरदृष्टि दोष का है तो कौन सा लेंस लगेगा, पहले यही समझ लेते हैं। देखो सवाल में लिखा है शब्द दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। पहली चीज तो हमें यही पता होना चाहिए कि कौन से लेंस का प्रयोग होगा, तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, इसके बाद आपको प्रश्न में देखो 2 वैल्यू होंगी। एक वैल्यू होगा जिसका मान बड़ा होगा, जिसका मान बड़ा होता है वो आपका v होता है। तो v का वैल्यू प्रश्न में कितना है, माइनस में 50 सेंटीमीटर। u का वैल्यू प्रश्न में कितना है, माइनस में 25 सेंटीमीटर। फिर से प्रश्न को देख लेते हैं। देखो प्रश्न में क्या लिखा है कि दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को देख सकता है। उस लेंस की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात करना है जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित एक पुस्तक को पढ़ सके। तो दोनों वैल्यू को हमने लिख लिया, v का वैल्यू -50, u का वैल्यू माइनस में 25। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हो जाएगा 1/में में f बराबर में 1/में में v माइनस में 1/में में यहाँ पर u हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/में में f बराबर में 1/v, v का वैल्यू माइनस 1/में में यहाँ पर 50 हो जाएगा। u का वैल्यू ये भी माइनस प्लस में 1/में में यहाँ पे 25 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 1/में में f बराबर में 25 को 1 में गुणा करेंगे 25 एकम 25, प्लस में 50 को 1 में गुणा करेंगे 50 एकम 50 हो जाएगा। फिर 50 को 25 में गुणा करेंगे 50 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1/f बराबर 50 में से 25 को घटा देंगे तो हो जाएगा 25, और यहाँ पर हो जाएगा 50 गुणे में हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 से 25 कट जाएगा, आ जाएगा 1/में में f बराबर में 1/में में हो जाएगा 50। इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं f बराबर में हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये f का वैल्यू आ गया। हमें क्षमता भी चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे p बराबर में फार्मूला होता है 1/में में f। यहाँ पर 1 जो होता है ये मीटर में होता है, हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ p बराबर
इसको हम लिखेंगे यहाँ 100, एफ की जगह पे लिखेंगे 50, 50 से 100 को काट देंगे, हो जाएगा पी, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा डायोप्टर। तो पी का वैल्यू कितना आ गया 2 डायोप्टर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने प्रिज्म के सवाल और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।